क्लास 12th में चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स को बेटा बोलते हैं रासायनिक बलगति। बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हमको स्टडी करनी होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है और उस केमिकल रिएक्शंस में उसके रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, फैक्टर इफेक्टिंग एंड कैटलिस्ट, जो उसमें से रिएक्शन में जो चीजें यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, क्लियर, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है और कैटलिस्ट यूज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस रिएक्शन पर, उन सब चीजों की स्टडी करनी होती है। तो इसकी डिफिनेशन हम बात कर सकते हैं डिफिनेशन की। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड स्टडी इन दिस केमिस्ट्री या स्टडी इन द केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, फैक्टर इफेक्टिंग, just like a factor affecting concentration of the reactant, temperature, pressure and the catalyst. It is called the chemical kinetics. Definition देखेंगे और definitions में बताया गया है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं की दर, क्रियाविधि, कारक और कारक जैसे कि सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। इसे रासायनिक बलगति कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी अभिक्रिया की दर, क्रियाविधि तथा कारक कौन से हो सकते हैं, द्रव्यमान, सांद्रता, ताप, दाब एंड उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स। एंड डिफरेंशियल रिगार्डिंग इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स, जस्ट लाइक अ फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, इट इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। अब बेटा केमिकल काइनेटिक्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कैसे किया गया बेटा, देखिए केमिकल काइनेटिक्स का मीन्स होता है बेटा, काइनेटिक्स मीन्स होता है मोशन, ठीक है, मोशन मीन्स गति मीन्स स्पीड, कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन होती है उसको क्लासिफाइड किया गया उस बेस पर, और क्लासिफाइड किया गया बेटा उसको 3 टाइप्स क्लासिफाइड किया गया। काइनेटिक्स गति, इसी बोलते हैं मोशन या स्पीड। ये सारी बातें बेटा एक ही होती है, काइनेटिक्स हो रहा हो, मोशन हो रहा है, स्पीड क्या है, तो कोई भी रिएक्शन होती है बेटा उसको क्लासिफाइड किया गया है, 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। स्पीड के गार्डिंग बेटा, स्पीड के गार्डिंग क्लासिफाइड किया गया उसको 3 टाइप्स में। हम यहां देखेंगे बेटा जो सबसे पहला पार्ट इसका होता है स्पॉन्टेनियसली, मीन्स होता है तत्क्षणिक प्रक्रियाएं, तत्क्षणिक प्रक्रिया होती है बेटा। और दूसरी होती है मॉडरेटरी रिएक्शन, जो होती है मध्य रिएक्शंस होती है जिनकी स्पीड मध्य में होती है, और एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन होती है। मीन्स होता है वेरी स्लो रिएक्शन होती है, बहुत धीमी गति से चलने वाली रिएक्शंस बोलते हैं बेटा वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करें बेटा तत्क्षणिक रिएक्शन। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जो बेटा तत्क्षणिक रिएक्शन होती है, ठीक है। बेटा तत्क्षणिक रिएक्शन में ऐसी रिएक्शंस जो बहुत फास्ट होती हैं,
तछड़ी होती है, ऐसे पलक झपकते ही हो जाती है, तुरंत हो जाती है, आंखों को देखते देखते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जस्ट अ मिनट। ऐसे रिएक्शन बेटा बोलते हैं हम लोग तछड़ी रिएक्शन या स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो 10⁻³ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती है, जिनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है वो रिएक्शन कितने सेकेंड में बेटा 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, आंखों के पलक झपकते कंप्लीट हो जाती है, तछड़ी क्षण भर में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसी रिएक्शन बोलते हैं तछड़ी रिएक्शन या स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन। ले बेटा, अब ऐसी कौन सी रिएक्शन होती हैं जो जस्ट हो जाती है, तुरंत हो जाती है? जैसे कि होती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसी होती है कि जस्ट अ मिनट तुरंत ही कंप्लीट हो जाती है। ऐसे रिएक्शन बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है किसी भी एसिड और बेस। बेटा एसिड और बेस को आपस में कंबाइन किया जाता है, देन फॉर्म द सॉल्ट NaCl एंड वाटर H2। ऐसी रिएक्शन बेटा होती है जब एसिड को हम लोग सॉल्ट में ऐड करते हैं, एसिड को सॉल्ट में ऐड करते हैं तो एसिड सॉल्ट के साथ में मिक्स होकर के जस्ट अ मिनट सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, एसिड को बेस के साथ में मिक्स करते हैं, जस्ट अ मिनट क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर रिमूव होता है। दोज रिएक्शन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन। एंड जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल AgNO3 प्लस KCl, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करते हैं KCl के साथ में, देन फॉर्म AgCl प्लस KNO3। अब देखिए बेटा AgCl रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन की गई किसके साथ बेटा, KCl के साथ किया गया। अब KCl के साथ रिएक्ट होकर के फॉर्म करता है AgCl, जो बेटा प्रेसिपिटेट होता है। इस तरह से प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म द पोटेशियम नाइट्रेट। This reaction is called the precipitation reaction and the spontaneously reaction. This reaction is called the complete just a minute, कुछ ही सेकंड में, just a second, कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग spontaneously reaction। क्लियर? अब बेटा बात करें यहाँ पर हम मॉडरेटिव रिएक्शंस की। तो बेटा मॉडरेटिव रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जो बहुत लंबा समय नहीं लेती, बहुत ज्यादा समय लेती हैं और बहुत कम समय में ले लेती है, मिड टाइम लेने वाली रिएक्शंस बोलते हैं बेटा मॉडरेटरी रिएक्शंस। क्लियर? अब ऐसी कौन सी रिएक्शन होती हैं जो बहुत कम समय लेती हैं या बहुत ज्यादा समय लेती हैं? जैसे मान लीजिए आपका एग होता है, एग अंडा होता है, उसको उसमें से उस एग को हम किसी भी एसिड में डाल देते हैं। मान लीजिए एग है, उसको हमने डाल दिया बेटा किसमें से, HCl में डाल दिया। अब HCl में डालने के बाद में अप टू 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे 7 घंटे में क्या होता है, वो एक का जो कवर होता है बना होता है किसका बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो कवर डिजॉल्व हो जाता है, उस एसिड में डिजॉल्व हो जाता है और एक रिएक्शन फॉर्म करता है। डिजॉल्व होने के बाद में क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है। HCl के साथ रिएक्शन की गई थी, H2O फाइंड करता है और CO2 रिमूव करता है। देखते हैं रिएक्शन। बेटा देखिए यहाँ पर जो एग लिया गया, हमने बताया उसको जो कवर उसका होता है बेटा इससे फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। क्लियर? अब कैल्शियम कार्बोनेट से बनने के बाद उसको रिएक्शन किससे डालते बेटा, इसमें से HCl में डाला गया, कैल्शियम क्लोराइड को बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में पुट किया गया। HCl में डालने के बाद क्या होता है, आपका बनता है CaCl2 फॉर्म होगा एंड H2O और ये CO2, ये फॉर्म होता है बेटा। क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, इस एग हमने बताया था, एग लिया, उसका जो कवर बेटा बना होता है, किसका कवर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, रिएक्ट विद द HCl, देन फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, H2O एंड CO2 गैस, ये फॉर्म। as those reactions it is called the moderator reaction and these reactions is complete to the 5 to 6 hour 7 hour, it is called the moderator reactions। बेटा जैसे मान लीजिए दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट जैसे कि होता है,
दही का बनना किस तरह से दही बनता है, उसको हम लोग जमाते हैं तो कितने समय जमता है, 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे रिएक्शन बोलते हैं, वहां पर भी मॉडरेटरी रिएक्शन ही कंप्लीट होगी। क्लियर बेटा? आगे देखिए बेटा, यहाँ वेरी स्लो रिएक्शन। तो बेटा वेरी स्लो रिएक्शन कौन से, ऐसी रिएक्शन जो जस्ट अ मिनट ना हो, 6 to 7 8 आवर्स में ना हो, उनको कंप्लीट होने में महीनों लग जाए, सालों लग जाए, 2 साल 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, ऐसी रिएक्शंस बोला बोलते हैं हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन। बहुत ही स्लो, उनका रेट बहुत स्लो होता है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो दो रिएक्शन इन विच कंप्लीट द 1 year, मंथ और मैक्सिमम ईयर्स, इट इज कॉल्ड द वेरी स्लो रिएक्शन। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है बेटा जो इतना लंबा समय लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है? तो ऐसी रिएक्शंस बेटा होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन्स, लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, महीनों लगते हैं, उसमें सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, उससे बेटा रिएक्शन होती है इसमें से लोहे में जंग का लगना, इट इज कॉल्ड द वेरी स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज आयरन, बेटा किसी भी आयरन में से जंग लगने के लिए, रस्टिंग होने के लिए उसमें से प्रेजेंस का मॉइस्चर एंड एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। तो आयरन मॉइस्चर हुआ एंड इसमें से ऐड कर दिया गया वाटर, वाटर में मॉइस्चर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये सभी रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं रस्ट। ये फॉर्म करते हैं बेटा, तो Fe2O3 into XH2O, ये बेटा रस्ट का फॉर्मूला होता है। रिएक्शन क्या बनती है, Fe plus O2 plus H2O gives Fe2O3 into XH2। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बेटा, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन बेटा है, हाइड्रोजन H2 और O2 से रिएक्ट करके फॉर्म क्या होता है बेटा, H2O फॉर्म, H2O, इट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीजन है और वाटर हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंडअप होती है और ऑक्सीजन बाइंडअप होने के बाद में बनाता क्या बेटा, H2O। तो ये इन दिस रिएक्शन इसका बेस्ड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द काइनेटिक्स, मोशन या स्पीड, इनके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया। और क्लासिफाइड करने के बाद कितने तक क्लासिफाइड किया गया, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मॉडरेटरी रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करेंगे आपसे हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। माना कि सपोज कोई एक रिएक्शन आती है ए, ठीक है, और ए के रिएक्शन में से बी प्रोडक्ट है और ए रिएक्टेंट है। समझते जाइए अच्छे से। कोई ए एक आपका है रिएक्टेंट है एंड बी आपका प्रोडक्ट है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने में जो इनिशियल वैल्यू होती है पहले 0 होती है, ठीक है, और जैसे टाइम इंक्रीज होता है और टाइम इंक्रीज होने के बाद में कुछ न कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है देन प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा, अभिकारक की जो कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता होगी, उसमें कुछ कमी होती है और प्रोडक्ट की जो सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन, उसमें से इंक्रीजमेंट होगा, वृद्धि होती है, ठीक है ना। बात समझे। कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, उस रिएक्शन में जो अभिकारक होता है, रिएक्शन के बाद, ये रिएक्शन जब हो रही है कुछ समय बाद में अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और जो उत्पाद होगा उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती है और कमी होती है तो इसमें एक टाइम भी फिक्स होता है, कितना टाइम ले रहा है और कितनी कमी हो रही है। जो कमी या वृद्धि मीन्स कर सकते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद द टाइम। किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कमी एक निश्चित समय में हो रही होती है, इसे अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद इन टाइम, द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद इन टाइम, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा इसको फॉर्मूले से एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फॉर्मूले से एक्सप्रेस करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं आर से, रेट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के पश्चात
अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया। जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, इसके हमने अभिकारक की सांद्रता में कमी कर दिया, कमी हुई उस समय में, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो सकता है, हमने बताया ये भी आपको कि जो कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होता है तो उसको हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे, माइनस साइन से, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे ए अपॉन टाइम टेकन होगा डेल्टा, उसको हम टी यूज। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद इन टाइम, एक निश्चित समय में कितना कंसंट्रेशन चेंजमेंट हुआ, कंसंट्रेशन चेंजमेंट हुआ एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद इन टाइम। तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पर निगेटिव साइन। क्लियर। दूसरी बात आते हैं, उसी रिएक्शन में जस्ट रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होगा देन प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद इन टाइम या टाइम टेकन, उसी समय में निश्चित समय में जो भी समय का अंतर हुआ है उसी समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही वहां पर, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, इक्वल टू डेल्टा, यहां पर बी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। यहां पर प्लस साइन यूज किया गया है, माइनस साइन यूज नहीं किया, प्लस यूज कर सकते। यहां पर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आफ्टर द रिएक्शन मींस डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद इन टाइम। यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद इन टाइम, इट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा क्लियर हुआ ना। अब देखो बात करें बेटा, हम यहीं पर बात करते हैं कि एवरेज रेट की बात करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, वहां पर क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन ये लिखी हुई है, रिएक्शन है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन लिखी हुई थी, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मोलर कंसंट्रेशन इसकी पहले ए लेट किया गया, और इसका जब t इक्वल टू 0 था आपका, देन प्रोडक्ट फॉर्म इज द 0। क्लियर। अब यहां पर बेटा t इक्वल टू हमने t कुछ समय लिया गया आफ्टर t टाइम्स, और आफ्टर t टाइम्स में जो रिएक्टेंट है उसमें डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन उसका, और इसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। यहाँ पर x इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर x माइनस करेंगे, ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर t टाइम्स में क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन x हुई और डिक्रीज रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ a माइनस x हुआ डिक्रीज। क्लियर। अब इसमें से फाइंड करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हमको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। वहां पर क्या फॉर्मूला होता है, जब एवरेज फाइंड करना है हमको बेटा यहाँ पर, तो क्या होता है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, डिक्रीज द concentration of reactant upon time taken। फिर टाइम टेकन कितना डिक्रीज हुआ कंसंट्रेशन, इसका कितना डिक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हुआ, ठीक है, और टाइम कितना हुआ t, x डिक्रीज होता है इससे, और टाइम कितना t। यहाँ पर हम फॉर्मूला बेटा इसका नोट कर सकते हैं, यहाँ पर x अपॉन यहाँ पे t, ये जो होगा आपका x अपॉन t, इट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम बेटा समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। क्लियर। तो देखो ग्राफ के थ्रू समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने बेटा ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है, इसे यहाँ पे लेंगे टाइम, लेंगे यहाँ पे नीचे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे बेटा लेंगे टाइम, टाइम इधर इंक्रीज होगा, और यहाँ लेंगे कंसंट्रेशन CON, कंसंट्रेशन बेटा इस तरह से इंक्रीज यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होती है, हमने चेंज किया है रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का चेंज किया हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो उसके थ्रू एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है।
देखिए बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट यहाँ से टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट बढ़ गया आपका, ये आपका प्रोडक्ट की टाइम इंक्रीज होगा, समझना बेटा, टाइम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी। देखिए कंसंट्रेशन इसकी यहाँ बढ़ती है, ये कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन ये बढ़ गया करते हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट का क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ये कंसंट्रेशन यहाँ मान लीजिए हाई पावर में तो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये बेटा इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। आप डिक्रीज कैसे देखिए, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, इस तरह से आपकी जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज हो रही है, ये होगा आपका रिएक्टेंट। क्लियर। यहाँ पर जैसे रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेशन अपवर्ड इंक्रीज है, इधर टाइम इंक्रीज होगा, जो प्रोडक्ट है टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, और यहाँ पर टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ होता है। एक और ग्राफ इसमें होता है बेटा टाइम एंड रेट, यहाँ पर बेटा टाइम और यहाँ पर रेट, टाइम और बेटा रेट के थ्रू ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उसका रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इस तरह से टाइम इंक्रीज हो रहा होगा उसका रेट डिक्रीज हो रहा होगा, इस तरह से डिक्रीज बेटा होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर। ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर थी, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की दर में आपने समझा कि अभिक्रिया की दर में औसत अभिक्रिया दर कैसे फाइंड किया, एक्स अपॉन टी फाइंड किया, और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया दर डेफिनेशन क्या की, चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद इन टाइम। एक निश्चित समय में किसी अभिक्रिया की अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। देखो बेटा इस इक्वेशन में हमको फाइंड करना है स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड। आइए बहुत अच्छे समझते हैं किस तरह से इसमें से बताया गया। एक रिएक्शन इक्वेशन हमने लिया होता है यहाँ पर M1A प्लस M2B एंड N1C प्लस N2D। एक इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन में से हमें ये फाइंड करना है कि स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में तत्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी अभिक्रिया दर, और एवरेज औसत रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। आइए देखिए बेटा, अभी आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी हुई है, पूरा कंप्लीटली मैंने समझा दिया उसको अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन करना था रेट, बेटा रेट को हम लोग डिनोट करते हैं R से, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रेट। ये अभी हम होता है डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इन टाइम। बेटा जब हम स्पॉन्टेनियसली लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर पहले स्पॉन्टेनियसली रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट लिखेंगे यहाँ पर, रेट ये इक्वल टू हमने बताया चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद इन टाइम। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन M1 और D चेंज हो जाएगा यहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट आपका A है, अपॉन टाइम होगा आपका dt, चेंज विद इन टाइम टेकन, कितना टाइम है, तो माइनस 1 अपॉन M1 D कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A एंड टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन M2 D एंड B कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पर डेल्टा T इक्वल टू 1 अपॉन N1 D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टेकन इक्वल टू 1 अपॉन N2
डी कंसंट्रेशन अपॉन डी एंड डी। ये बेटा होता है आपका स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिया गया 1/m1d। याद रखें आप लोग कि जो स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वहां पर बेटा हम डी यूज करेंगे। डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ये यूज करेंगे। क्लियर। अब देखो बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हमको, तो जब एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इसको फाइंड करते हैं हम लोग, तो इसी रिएक्शन की फाइंड करना होता है। यहां पर बेटा क्या सिंबल यूज करना होता है आर इक्वल टू आप समझते हैं रेट, ठीक है, आर इक्वल टू रेट, और यहां पर होगा -1/m1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -1/m2 कंसंट्रेशन अपॉन बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/n1 कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी एंड इक्वल टू 1/n2 कंसंट्रेशन अपॉन डी अपॉन डेल्टा टी। ये बेटा एक क्वेश्चन में तैयार होती है आपकी। रेट इक्वल टू 1/-1/m1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/m1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी 1/n1 डेल्टा कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/n2 कंसंट्रेशन ऑफ डी और डेल्टा टी। ये बेटा इस तरह से फाइंड करना है इसका एवरेज रेट एंड स्पॉन्टेनियस रेट फाइंड किया गया। ठीक है, क्लियर बेटा।